ट्रीटमेंट ऑफ HIV। तो यहाँ पे भी काफी सिंपल चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसी नॉलेज को हम लोगों को अब अप्लाई करना है। तो लिखते हैं इन्वेस्टिगेशंस इन HIV, इन्वेस्टिगेशंस इन HIV या एड्स। सब कुछ आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले एक वायरस का स्ट्रक्चर बनाऊं, लाइन डायग्राम से बनाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आप लोग देख चुके हो, अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। अगर ये वायरस है तो इसकी एनवेलप प्रोटीन है, मैं कह दे रहा हूँ ये प्रोटीन आपकी GP41 है। इसी में कुछ स्पाइक्स निकले होंगे जिनको आप लोग कह रहे थे ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। ठीक है, सबसे पहले यही CD4 रिसेप्टर को ढूंढेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, आगे चल के हम लोग इन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखेंगे, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये दोनों एंटीजन जैसा काम करेंगे। अब देखो इसके अंदर आपने कहा था एक कोर प्रोटीन है जिसके अंदर ढेर सारे एंटीजेंस हैं, इसको मैंने कह दिया था P24 एंटीजन। ये सबसे पहले ब्लड में मिलेगा, फर्स्ट टू अपीयर इन ब्लड as early as 7 days, as early as 7 days। इसके अलावा हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि इस वायरस के अंदर 2 RNA फिलामेंट्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं HIV RNA। इतनी चीजें हम लोग वायरस से डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं, है ना। तो ये आपका HIV वायरस है। तो एक हम लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया है जो केवल हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। ठीक है, और एक एक्चुअल डायग्राम भी यहाँ एंटर कर लेते हैं क्योंकि भी इस वायरस से रिलेटेड बहुत चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है। तो एक बहुत पुराना सा डायग्राम था, उसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी चीजें देखी थी और ये कंप्लीट डायग्राम है HIV वायरस का। तो यहाँ पे एक तो हम लोग HIV RNA को डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग वायरल लोड, एक्टिवली रेप्लिकेटिंग वायरस होगा तो ज्यादा CD4 काउंट कम कर देगा, तो HIV RNA वायरल लोड और CD4 काउंट प्लस सिम्टम्स आपके डिसाइड करेंगे कि कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उस प्रोटोकॉल को आज ही पढ़ेंगे। आपके पास ये 2 प्रोटीन्स हैं जो इस वायरस को फ्यूज करने में हेल्प की थी, किनसे, CD4 पॉजिटिव सेल्स थे। इनके अगेंस्ट सबसे पहले आपको एंटीबॉडीज मिलेंगी। एंटीजन कौन सा सबसे पहले मिलेगा, P24 कोर एंटीजन, फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन ब्लड। इसके अलावा इस वायरस के पास अपनी एंजाइम्स होती हैं जो इसके पर्पस को आगे सॉल्व करती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 3 एंजाइम्स आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। एक आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एक इंटीग्रेज है और एक प्रोटीएज होता है। प्रोटीएज, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनके हम लोग इनहिबिटर्स बना लिए हैं ताकि हम लोग इनको ट्रीटमेंट में यूज कर सकें, है ना। तो चीजें कितनी सिंपल हैं और सब कुछ बिल्कुल आपके क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें अर्ली डिटेक्शन करना है तो हमें एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, विंडो पीरियड खत्म होने के बाद आपके क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज, जिसको हम रैपिड डिटेक्शन टेस्ट से HIV किट से कर सकते हैं या लैब में एलाइजा मेथड से कर सकते हैं, है ना। सपोर्टिव टेस्ट की कितनी इम्यूनिटी बची है, इस वायरस ने कितना CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम लोग CD4 काउंट्स भी कराएंगे। चलिए, तो ये हमारा एक तरह से बेसिक हो गया, ये वायरस कैसा है और क्या क्या चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी डायग्नोसिस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग रूटीन एंटीबॉडी टेस्ट्स, रूटीन
एंटीबॉडी टेस्ट्स। आप लोगों को कल मैंने बताया था अगर किसी पेशेंट को टीबी हो तो हम लोगों को उसमें एचआईवी रूल आउट करना जरूरी होता है, क्योंकि टीबी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में वन ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपका टीबी भी होता है ना एचआईवी में। तो यहाँ पे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी? एंटीबॉडीज अगेंस्ट जीपी 120, जीपी 141 और P24 एंटीजन। इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ना। एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज आर डिटेक्टेड। एंटीबॉडीज AB against these antigens can be detected। लेकिन बॉडी के अंदर वायरस गया, मतलब एंटीजन गया, इतने सारे एंटीजन को लेके गया, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, बॉडी रिएक्ट करने में टाइम लगाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है विंडो पीरियड का, जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़े भी थे। मान लीजिए कोई पर्सन है, इसको एचआईवी इसके बॉडी में आज गया, तो इसको 2 to 6 वीक के बाद प्राइमरी इन्फेक्शन होगा जिसमें उसको कुछ सिम्टम आएंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन जो वायरल फीवर जैसा होगा, इसको आप लोगों ने कहा था इंक्यूबेशन पीरियड है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ना। उसके बाद जब इसको सिम्टम आने लगेगा, ठीक है, उसके कुछ दिन के बाद बॉडी एंटीबॉडीज बना पाएगी। इस पीरियड को अगर देखें तो काफी लंबा हो सकता है, अप टू 12 वीक, 2 to 12 वीक के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज मिलना स्टार्ट होती हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोगों ने पढ़ा था विंडो पीरियड। विंडो पीरियड ये इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी को सिम्टम आ रहा है उससे 2 to 12 वीक के बाद एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने लगते हैं। ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनी होती हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया है ना। तो लिखते हैं नोट एंटीबॉडी टेस्ट्स टर्न पॉजिटिव only after approximately 2 to 12 weeks after appearance of symptoms. After appearance of symptoms, that is window period. That is window period. तो विंडो पीरियड में अगर किसी ने एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया, भले ही उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो, वो नेगेटिव आएगा। तो हम करें क्या विंडो पीरियड में? अगर मान लो किसी को प्रिक इंजरी है या किसी को लग रहा है कि उसका एक्सपोजर हुआ था, देन वी विल हैव टू गो फॉर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, है ना। तो विंडो पीरियड में अभी आगे हम लोग देखेंगे, विंडो पीरियड में वी गो फॉर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट मेनली आपका P24 एंटीजन। चलिए ये सब बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो हम लोगों ने कहा है रूटीन एंटीबॉडी टेस्ट। रूटीन एंटीबॉडी टेस्ट अब अगर हम लोग करें यहाँ पे 12 वीक के बाद मान लीजिए, तब तो आने ही लगेगा। तो यहाँ पे रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं, रैपिड HIV डायग्नोस्टिक किट्स, जैसे आपके मलेरिया के लिए आते हैं, डेंगू के लिए आते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आते हैं ना। किट देख लीजिए, इसी पे पेशेंट का सीरम डाल देंगे। सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी होगी। पेशेंट के सीरम का यूज करते हुए पेशेंट के सीरम में क्या मिल जाएगा आपको? एंटीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एंटीजन की किट्स रहती हैं और उसी पे अगर हम लोग सीरम डाल देंगे तो वहाँ पे एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, है ना। उसको किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल से टैग कर देंगे, जब रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो बहुत सारी किट आप लोगों ने देखी होगी, इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मैं। एक डायग्राम है इस तरीके से, बहुत सारी चीजों को के लिए किट्स आती हैं। यहाँ पे HIV की किट है, तो ये आपका कंट्रोल लाइन है, और इसके अलावा आपके पास 2 और 1 लिखा हुआ है। एक्चुअली HIV वायरस 2 टाइप के होते हैं। इंडिया में HIV 1 ज्यादा कॉमन है, अफ्रीकन कंट्रीज में 2 भी होता है। ठीक है, HIV 1 और HIV 2। तो यहाँ पे ये कंट्रोल लाइन है, इसी जैसी आपकी बाकी अगर लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब HIV पॉजिटिव है। अगर किसी में दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये HIV 1 भी पॉजिटिव है और HIV 2 भी, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, दोनों वायरसेस हल्का सा डिफर करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में HIV 1 या थ्रू आउट वर्ल्ड भी HIV 1 ही ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग एक वो देख पा रहे हो, इन्वेजिनेशन, जिसमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग पेशेंट का सीरम डाल देते हैं, पेशेंट सीरम। सीरम में आपको पता है कि क्या होगी, एंटीबॉडीज होंगी विंडो पीरियड के बाद, और यहाँ पे इन लाइन से हम लोग एंटीजन बिछा के रखते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आगे लाइंस बन जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं HIV किट टेस्ट, रैपिड HIV। बेड साइट हो जाता है, इसके लिए लैब भी नहीं भेजने की जरूरत है। पेशेंट का सी ब्लड निकाला, थोड़ी देर उसको रख दिया, क्लॉट अलग हो गया, सीरम बन गया। सीरम को यहाँ पे 1 ड्रॉप सीरम यहाँ पे डाल दीजिए, और ये सीरम धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचेगा, जहाँ पे एंटीजन उसे मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और आप डिटेक्ट कर सकते हो। यही आपकी एंटीबॉडीज लैब में भी एलाइजा मेथड से टेस्ट हो सकती है ना। तो हम लोग लिखते हैं सेकेंड इन लैब एलाइजा टेस्ट। ठीक है, एलाइजा आप लोग कई जगह पढ़े होंगे, एलाइजा एंजाइम, पैथो में ये सब डिटेल पढ़ोगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, सॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एलाइजा भी आपकी एंटीबॉडी ही डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV वायरस। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये भी कब आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आफ्टर 2 to 12 वीक्स आफ्टर सिम्टम्स, आफ्टर सिम्टम्स। ठीक है, दैट इज आफ्टर विंडो पीरियड, आफ्टर विंडो पीरियड। HIV एक ऐसी डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, तो कंफर्म करा लेना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम लोग एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो एंटीबॉडीज भी आपकी प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो यहाँ पे एक ऐसी डिजीज है जिसको कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है ना। किसी को HIV हो तभी आप लेबल कर सकते हैं, सोशल स्टिग्मा है और उसकी पूरी लाइफ की बात है। इसे कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म करेंगे वेस्टर्न ब्लॉट से। अभी जो हम लोगों ने एक निमोनिक देखा था, है ना, कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉट, कंफर्मेशन बाय वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये ब्लॉट टेस्ट है, ये सब भी आप लोग पैथो में देखोगे। तो कई तरह की ब्लॉटिंग होती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक निमोनिक की, स्नो ड्रॉप, ठीक है, स्नो ड्रॉप, ओ से कुछ भी नहीं है, तो ओ को 0 मान लीजिए, खत्म कर दीजिए। एस का मतलब आपका क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट अगर किसी में DNA कंफर्म करना है हमें, DNA के लिए है। फिर ये हमारा नॉर्दर्न ब्लॉट है, नॉर्दर्न ब्लॉट, ये आपका क्या कंफर्म करेगा, RNA। ओ को 0 मान लीजिए। फिर ये वेस्टर्न ब्लॉट है, ये वाली चीज क्या कंफर्म करेगा, प्रोटीन्स। तो कंफर्म कैसे करते हैं हम लोग, वेस्टर्न ब्लॉट से, है ना। तो वेस्टर्न ब्लॉट
is confirmatory detects, ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रोटीन्स antibodies against GP120 and GP41। कुल मिला के वो एंटीबॉडी इसी पर्टिकुलर HIV वायरस के कंपोनेंट के अगेंस्ट हैं। तो इसको हम लोग बीइंग अ प्रोटीन एंटीबॉडी के लिए जो टेस्ट करते हैं वो हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे एंटीबॉडी टेस्ट हो गए, है ना। एक पहले रैपिड हो गया जिसमें किट में मिला दिए, दूसरा हम लोगों ने लैब भेजा, प्रॉपर एलाइजा के प्रॉपर टाइटर्स आएंगे, क्वांटिटेटिव होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेस्टर्न ब्लॉट कर लिया। किट से केवल पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, एलाइजा लैब से उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू भी पता चलेगी और वेस्टर्न ब्लॉट से आप कंफर्म बता दोगे। ठीक है, इतने इन्वेस्टिगेशंस एंटीबॉडी के रिलेशन में काफी हैं। अब हम लोगों को देख लेना चाहिए अर्ली स्टेज में क्या पॉजिटिव आएगा। अर्ली स्टेज में एंटीबॉडी नहीं बनी होगी, एंटीजन गया है, अब कुछ दिन में एंटीबॉडी बनवाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेस्ट इन विंडो पीरियड सेकेंड, कितने हो गए हमारे पास 3, एंड रूटीन एंटीबॉडी टेस्ट हो गए, इसको आप लोग कह दीजिए A, इसको कर लीजिए B, इसको कर लीजिए C। अब हम लोग आ जाते हैं एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट्स मेनली यहाँ पे हम लोग देखते हैं P24 एंटीजन। कहाँ पे था ये, अंदर था थोड़ा सा, तो हम लोग कहते हैं कोर एंटीजन। ऊपर हम लोगों ने डायग्राम देखा था, बाहर एनवेलप था, अंदर कोर था, कोर एंटीजन है ना। ये एज अर्ली एज 7 डेज। जैसे मान लीजिए किसी को निडल प्रिक हो गया, ठीक है, अब उसे डाउट है कि HIV पेशेंट का था, उसे HIV हुआ तो नहीं है, एक तो उसे दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए ART 1 महीने के लिए, दूसरी चीज अपना P24 एंटीजन करा लेना चाहिए। मे कम पॉजिटिव एज अर्ली एज 7 डेज आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं। ठीक है, भले ही एक बार HIV किसी को हो जाए नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में जैसे ही पेशेंट एक्सपोज हुआ है उस समय ड्रग देते हैं तो काफी इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, P24 एंटीजन एज अर्ली एज 7 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। इसके अलावा हम लोग और क्या करा सकते हैं, HIV RNA देख सकते हैं कि कितनी कॉपीज हैं, है ना। तो RNA देखने के लिए हमें हो सकता है PCR भी कराना पड़े, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, एक कॉपी से ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्ड, एस्टिमेशन ऑफ HIV वायरल लोड। जितना ज्यादा वायरल लोड होगा इसका मतलब उतना ज्यादा CD4 सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि वायरस CD4 के ही पास जा सकता है ना, क्योंकि वहीं पे उसी को ग्लाइकोप्रोटीन्स 120 और 41 रिकॉग्नाइज करती हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ वायरल लोड, यहाँ पे हम लोग कहते हैं बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, PCR। तो यहाँ पे हम लोग वायरल लोड भी देख सकते हैं, और वायरल लोड हम लोग कब कहते हैं, हाई वायरल लोड, इफ greater than 10 to the power 5 copies of HIV RNA per ml। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाई वायरल लोड, हाई वायरल लोड। ठीक है, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होगा तो भी ऐसे केसेस में हम लोग ट्रीटमेंट मतलब ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा वायरल लोड है, बहुत ज्यादा CD4 काउंट्स को बहुत जल्दी कम कर देगा और बहुत तेजी से ढेर सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और मैलिग्नेंसीज पेशेंट में मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया जो एक HIV पेशेंट में हम लोग डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। सपोर्टिव एविडेंस, बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी हम लोग CD4 काउंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं CD4 काउंट एस्टिमेशन।
CD4 में लिम्फोसाइट मोनोसाइट दोनों आते हैं। CD4 काउंट, जब मैं CD पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था इनका फुल फॉर्म क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। मोनोसाइट और टी हेल्पर सेल्स पे ये आपके प्रोटीन या रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग CD4 काउंट कहते हैं। तो नॉर्मल की भी हम लोग बात किए हैं। नॉर्मल यूजुअली होना चाहिए एक हेल्दी इंसान में 800 to 900 पर क्यूबिक माइक्रोलीटर, ठीक है, पर माइक्रोलीटर, या कम से कम हम लोग कह सकते हैं 500 पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अगर ये आपके 500 से कम है तो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखिए किसका, HIV का। और अगर ये 200 से कम है तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी C या एड्स, CD4 इफ लेस देन 200। अब ये केवल HIV इन्फेक्शन नहीं है, मैंने पहले भी बात किया था, अब ये एड्स है। इसी तरीके से इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन करा लिए हैं, हम लोगों को कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराना चाहिए। और ये देखा गया है HIV के पेशेंट्स में वो जो एंटीबॉडीज बनी थी जिनको हम लोग एलाइजा से टेस्ट करते थे वो आपके प्लेटलेट को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो आपके HIV पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी बहुत कॉमनली मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके अलावा 6CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम लोग देखते हैं ऐसे पेशेंट में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, बोन मैरो को भी इफेक्ट करता है, टोटल ल्यूकोसाइट कम होता है, प्लेटलेट बहुत कम होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, वेरी मच डिक्रीज्ड, प्लेटलेट डिक्रीज्ड। तो जो आपकी वो ऊपर HIV एंटीबॉडीज बनी है वो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट कराते हैं। ड्यू टू immune mediated destruction of platelets by antibodies against HIV वायरस, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी का प्लेटलेट काउंट कराया, ठीक है, और मान लो उसे फीवर नहीं आ रहा है और वो क्या कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप में आता है, मतलब उसको HIV हो सकता है, जैसे कोई सेक्स वर्कर हो, कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, तो अगर प्लेटलेट कम है तो एक यहाँ से क्लू मिल सकता है कि हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, CD4 कराइए और HIV वगैरह कराइए। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, है ना, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग, कुछ लोग तो डॉक्टर हो भी। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अगर कोई TB का पेशेंट आता है आपके पास, ऑलवेज गेट HIV टेस्ट डन, ऑलवेज गेट HIV टेस्ट डन। या अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अच्छी चीज है कि ऐसे पेशेंट का HIV टेस्ट करा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है इम्यूनो सप्रेशन का या इम्यूनो डिफिशियंसी का। एक बार टेस्ट फिर से देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट लाइन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, किसको ART स्टार्ट करना है और किसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट देना है और कितना देना है, ठीक है। पहले इसको रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रीटमेंट का भी आज स्टार्ट कर देंगे। फिर से देख लेते हैं, काफी सिंपल रहा ये आपका एक लाइन डायग्राम है HIV वायरस का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हम HIV RNA डिटेक्ट कर सकते हैं और आपका P24 एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें GP120 और GP41 ग्लाइकोप्रोटीन्स दिख रही हैं, तो इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। कन्वेंशनल वे में हम लोग एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। अर्ली अगर डायग्नोसिस चाहिए तो HIV वायरस की कॉपीज देख सकते हैं, P24 एंटीजन को देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सा एंटीजन देखेंगे, अगर एंटीजन की बात करें P24 एंटीजन। सबसे पहले एंटीबॉडीज कौन सी आएंगी, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज आएंगी जिनको हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक किट से कर सकते हैं और एलाइजा से कर सकते हैं लैब में, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका एक अगेन एक्चुअल डायग्राम है HIV RNA
P24 कोर एंटीजन और इसके अलावा 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि कुछ इसके पास एंजाइम्स होती हैं जो इसके आरएनए से डीएनए बनता है, प्रोवायरल डीएनए, फिर वही ये प्रोटीन्स बनाता है और इसको अपने पास रखता है, क्योंकि इन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है इसको आगे रेप्लिकेशन और असेंबली ऑफ प्रोटीन्स में। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनेंगी, वायरल प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनेंगी। कितने दिन बाद बनेंगी, सिम्टम आने के, इंक्यूबेशन पीरियड से पहले नहीं, सिम्टम आने के 2 to 12 वीक बाद। सिम्टम आ गया तब भी एंटीबॉडी टेस्ट ना आए पॉजिटिव तो हम कहते हैं विंडो पीरियड में है। तो विंडो पीरियड में आगे हम लोगों ने बात किया है कि विंडो पीरियड में हम लोग एंटीजन को डिटेक्ट कर लेंगे। तो विंडो पीरियड में P24 एंटीजन हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और उसको यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा लाइनिंग जो कि कंट्रोल से मिमिक कर रही होगी और HIV1 HIV2 एंटीजन को यहाँ पे हम लोग इम्प्रेग्नेट कर देंगे इन किट्स में और इसके बाद यहाँ पे सीरम का यूज करते हुए इसको कर सकते हैं। एलाइजा में हम लोग पूरा टाइटर देख सकते हैं एंटीबॉडी का कितना बना है। तो एलाइजा लैब में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो हम लोगों ने एक निमोनिक भी देखा है। जब भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं कंफर्मेटरी डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉट, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट, तो हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट कराते हैं ताकि कंफर्म कर सके कि हाँ HIV है और ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। फिर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट अर्ली स्टेज में विंडो पीरियड में आप लोग इसको कर सकते हो। फॉर विंडो पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड में भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 7 डेज तक भी, अगर 7 डेज भी हो गए तो ये पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है। फिर एस्टिमेशन ऑफ वायरल लोड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिजीज एक्टिविटी कैसी है, वायरस लेटेंट फॉर्म में है या एक्टिव है, और जिसकी वजह से CD4 आपका तेजी से फॉल करेगा या कम तेज फॉल करेगा, तो आगे चल के ये ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा, ये और CD4 काउंट, और आपका ड्रग का रेस्पॉन्स डिसाइड करेगा, प्रोग्नोसिस डिसाइड करेगा। इसके अलावा CD4 काउंट नॉर्मली ये हमारा 500 से ज़्यादा ही होता है। जब 500 से कम होने लगता है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से स्टार्ट होते हैं, और जब लेस देन 200 होता है तो फिर एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। CBC में मेनली अगर देखा गया डायरेक्ट रिलेशन प्लेटलेट का है। जो कोई भी एंटीबॉडीज बनी थी जिनको हम एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट से डिटेक्ट कर रहे थे, those antibodies also destroy your platelets, है ना, अपार्ट फ्रॉम HIV वायरस। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलने के चांसेस रहते हैं। अब वही चीज जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट के पार्ट पे देखा था, थोड़ा सा उसकी भी बात करते हैं। ट्रीटमेंट, तो जिस तरीके से हम लोगों ने देख लिया था इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखेंगे, उसी तरीके से ट्रीटमेंट में भी कल भी मैंने एक चार्ट बनवाया था, है ना। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फ्यूजन हो रहा था। फ्यूजन कैसे होता था, GP41 आपका सेल के मेम्ब्रेन से जुड़ जाता था। GP41 और सेल मेम्ब्रेन आपके फ्यूज हो जाते थे, हम लोग देते थे फ्यूजन इनहिबिटर्स। आजकल इनका भी बहुत ट्रेंड है, फ्यूजन इनहिबिटर्स। फ्यूजन इनहिबिटर्स में कल बात हुई थी एनफ्यूवर्टाइड। ठीक है। ये भी देखेंगे कि कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कोई एसिम्टोमेटिक है, CD4 काउंट ठीक है, वायरल लोड कम है, उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे दिया, नहीं। ठीक है, क्योंकि इन ड्रग्स के भी दुनिया भर के साइड इफेक्ट हैं। फ्यूजन हो गया यहाँ पे। आगे हम लोगों ने देखा था 2-3 ड्रग्स और थी यहाँ पे। अब हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पीछे पड़ गए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स वही जो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज था। तो यहाँ पे जो आपकी मेन ड्रग होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहते हैं, डायरेक्ट, दैट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोसाइड
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो सबसे कॉमनली आप लोग सुनते हो, जिडोविडीन, ठीक है, और भी ढेर सारी हैं, बात करेंगे उनकी। इसके अलावा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बनेगा, उसी डीएनए के हम लोग कुछ न्यूक्लियोसाइड्स रेडीमेड या आपके आर्टिफिशियल बना रखे होते हैं जिसको यूज करते हैं, तो वो डीएनए आपका इफेक्टिव नहीं रह जाता, इनडायरेक्टली आपके और होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इनडायरेक्ट तो इसमें आपका आ जाता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। बताऊंगा आप लोगों को, डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एनालॉग्स होते हैं, एक्चुअल न्यूक्लियोसाइड्स नहीं होते हैं और जाके डीएनए में मर्ज हो जाते हैं। फिर वो डीएनए आपका क्या कहते हैं, एक तरीके से वायरल डीएनए नहीं रह जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे एनआरटीआई की बात कर लेते हैं, ये जाइडोविडिन नहीं है, एक मिनट, जाइडोविडिन ये है, दिस इज जाइडोविडिन। ये आपका नेविरापीन है, एग्जाम्पल नेविरापीन, ठीक है। यहाँ पे जाइडोविडिन आ गया। एक और होता है यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ही एक तरीके से अगर देखा जाए इनहिबिट करता है या उसी के फंक्शन को नहीं होने देता है। एक और ड्रग की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो अक्सर आप लोग इन तीन ड्रग्स को बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है टिनोफोवीर, है ना। इतनी सारी चीज पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीएज और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। ये भी हम लोगों ने पहले देख लिया था कैसे ये काम करेंगे। अब किस पे आ गए, थर्ड, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अभी इंटीग्रेज लिख लेते हैं ना, बल्कि पहले इंटीग्रेशन होगा फिर उसके बाद इमैच्योर प्रोटीन को मैच्योर करेगा ये, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। इंटीग्रेज एंजाइम को इनहिबिट करोगे, इनहिबिटर्स। तो हम लोग कह देंगे इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रेल्टिग्रावीर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, एक और है जो हम लोग काफी यूज करते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज को हम लोग इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट्स। ये इमैच्योर प्रोटीन को मैच्योर नहीं होने देगा, है ना, ताकि वो कोर ना बना पाए और एनवेलप ना बना पाए, है ना। कुल मिला के पूरे वायरस का फॉर्मेशन ना हो। तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स की बात करें तो जैसे इंडिनावीर, लोपिनावीर, एटसेट्रा। तो हम लोगों ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में देखा था क्या क्या चीज देख सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग प्रोटोकॉल वाइज ट्रीटमेंट देखेंगे और इसको कल देखेंगे।